हे गाइस, दिस इज़ एडवोकेट श्रद्धा पंडित और आज हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 9 के बारे में, जो बात करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस की। यानी कि जो भी किसी सूट में जो दो पार्टीज़ होती हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तो उनके अपीयरेंस के बारे में और उनके नॉन अपीयरेंस के कॉन्सिक्वेंस के बारे में। यानी कि अगर वो अपीयर होती हैं तब क्या प्रोसेस है, और अगर वो अपीयर नहीं होती हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो उसको डील करता है ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 रूल 1 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही सिंपल सी बात करता है कि पार्टीज टू अपियर ऑन डे फिक्स्ड इन समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपियर एंड आंसर। यानी कि डिफेंडेंट के लिए जो भी समन कोर्ट जब भेजती है, जब भी कोई सूट फाइल होता है तो कोर्ट डिफेंडेंट के नाम समन भेजती है, जिसमें जो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है कि डिफेंडेंट को नोटिस हो जाए, डिफेंडेंट को ये पता चल जाए कि उसके अगेंस्ट केस है और उसको कोर्ट में जो डेट फिक्स करी जाती है कोर्ट के द्वारा, उसको अपियर होना है और उसको अपना आंसर देना है। तो जो भी डेट समन में डिफेंडेंट के अपीयरेंस के लिए फिक्स्ड होगी, उस डेट को डिफेंडेंट और जो डिफेंडेंट होगा वो अपियर होगा और अपना रिप्लाई फाइल करेगा, अपना रिप्लाई देगा। तो पार्टीज उस दिन जो भी डेट समन में फिक्स्ड होगी उस दिन को अपियर होंगे, और वो या तो खुद अपियर होंगे या फिर वो अपने प्लीडर्स के द्वारा अपियर होंगे, और सूट उसी दिन सुना जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है तो वो आगे किसी फर्दर डेट को एडजॉर्न कर सकती है मैटर को, तो फिर वो फर्दर डेट को उस केस की या उस सूट की हियरिंग होगी। ऑर्डर 9 रूल तो बात करता है डिसमिसल ऑफ सूट की, लेकिन डिसमिस सूट कब डिसमिस हो जाएगा, तो वो सूट तब डिसमिस हो जाएगा वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट। यानी कि समन अगर मान लीजिए प्लेंटिफ फेल हो जाता है, वो कोर्ट फ़ी पे करने में फेल हो जाता है, कोर्ट फ़ी नहीं जमा करता, या फिर वो पोस्टल चार्जेस जो हैं उसको सबमिट नहीं करता, उसको पे नहीं करता, तो उस कंडीशन में जो समन्स हैं वो सर्व नहीं हो पाए हैं डिफेंडेंट पे, तो वहाँ पर क्योंकि प्लेंटिफ का फॉल्ट है इसलिए समन डिफेंडेंट पर सर्व नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकती है। बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो प्रोविजो है वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड इफ नॉट विद स्टैंडिंग सच फेलियर द डिफेंडेंट अटेंड्स इन पर्सन और बाय एजेंट व्हेन ही इज अलाउड टू अपियर बाय एजेंट ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिम टू अपियर एंड आंसर। ये कहता है कि अगर मान लीजिए प्लेंटिफ की फॉल्ट की वजह से अगर समन जो थे वो डिफेंडेंट पर सर्व नहीं हो पाए थे, लेकिन ऐसे फेलियर के बावजूद भी अगर डिफेंडेंट या फिर डिफेंडेंट का एजेंट उस डेट को, जो भी कोर्ट ने फिक्स की थी उस डेट को कोर्ट में अपियर हो जाता है, तो तब ऐसी कंडीशन में ऐसा डिसमिसल का ऑर्डर कोर्ट नहीं करेगी, वहाँ पर सूट को डिसमिस नहीं करेगी। ऑर्डर 9 रूल 3 बात करता है वेयर नीदर पार्टी अपियर सूट टू बी डिसमिस्ड। यानी कि ना तो प्लेंटिफ अपियर होता है और ना ही डिफेंडेंट अपियर होता है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सूट डिसमिस हो जाएगा। ऑर्डर 9 रूल 4 बात करता है कि अगर मान लीजिए ऑर्डर 9 रूल 2 और 3 में या तो कोर्ट फी पे ना कर पाने के कारण, पोस्टल चार्जेस ना देने के कारण जो समन्स थे वो ड्यूली सर्व नहीं हुए थे डिफेंडेंट पर, इस वजह से सूट डिसमिस हो गया था। या फिर ऑर्डर 9 रूल 3 में जहाँ की कोई भी पार्टी ना तो प्लेंटिफ अपियर हुआ था ना ही डिफेंडेंट अपियर हुआ था, वहाँ पर सूट डिसमिस हो गया था। तो इन दोनों कंडीशंस में अब प्लेंटिफ क्या करे, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में प्लेंटिफ फ्रेश सूट फाइल कर सकता है या फिर कोर्ट रिस्टोर कर सकती है सूट को। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात करता है कि अगर मान लीजिए रूल 2 और 3 में जब आपका सूट डिसमिस हो जाता है, तो अब प्लेंटिफ फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, या फिर वो जो डिसमिसल का जो ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और यदि प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि ऐसा सफिशिएंट रीज़न था कि किसी सफिशिएंट रीज़न की वजह से वो अपियर नहीं हो पाया था, तो कोर्ट ऐसी कंडीशन में उस डिसमिसल के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर देगी और आगे प्रोसीडिंग्स के लिए एक डे फिक्स करेगी, जहाँ से प्रोसीडिंग्स आगे कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। ऑर्डर 9 रूल 5 बात करता है डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न्ड अनसर्व्ड फेल्स फॉर 1 मंथ टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स। यानी कि जहां प्लेंटिफ
मान लीजिए अगर सूट डिसमिस हो गया है क्योंकि जो समन्स थे वो सर्व ही नहीं हो पाए डिफेंडेंट पर, तो अब ऐसी कंडीशन में प्लिंटिफ को क्या करना होता है, फ्रेश समन के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन जब समन्स अनसर्व्ड लौटा दिए गए, अनसर्व्ड आ गए, सर्विसिंग नहीं हो पाई, तामीली नहीं हो पाई डिफेंडेंट पर, और उस कंडीशन में वो 1 महीने के अंदर अप्लाई करने में, फ्रेश समन के लिए अप्लाई करने में भी फेल रहता है, यानी कि समन अनसर्व्ड लौटा दिए गए उसके बाद भी वो फेल हो जाता है, 1 महीने के अंदर अंदर फ्रेश समन के लिए कोर्ट में अप्लाई नहीं करता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 1 मंथ की ड्यूरेशन है वो अब अमेंड कर दी गई है 1999 अमेंडमेंट एक्ट से, और अब ये ड्यूरेशन हो गई है 7 डेज़। तो जहाँ मान लीजिए अनसर्व्ड आ गए हैं, सर्विसिंग नहीं हो पाई है डिफेंडेंट पर, तो उस कंडीशन में प्लेंटिफ को अप्लाई करना होगा फ्रेश समन के लिए विदिन 7 डेज़। 7 डेज़ के अंदर अंदर कोर्ट में अप्लाई कर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन यहाँ पर है 7 डेज़, तो 7 डेज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये बात करता है, तो फ्रेश समन के लिए यदि प्लेंटिफ अप्लाई नहीं कर पाता है विदिन 7 डेज़ तो सूट डिसमिस हो जाएगा। लेकिन कुछ 3 कंडीशंस हैं जिसमें कि अगर हम कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि उसने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स किए थे उसका डिफेंडेंट का रेजिडेंस डिस्कवर करने के लिए, लेकिन वो रेजिडेंस डिस्कवर नहीं कर पाया, तो इस वजह से वो डिफेंडेंट पर समन की तामील नहीं हो पाई है, या फिर जो ऐसा डिफेंडेंट है वो सर्विसिंग से बच रहा है, समन की तामीली से बच रहा है, वो कहीं ना कहीं चला जाता है, जिस समय हम जाते हैं या वहाँ पर नहीं मिलता है, तो या फिर कोई ऐसा सफिशिएंट रीज़न है कि जो टाइम है वो एक्सटेंड होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट जो फ्रेश सूट है उसको फाइल करने के लिए अलाउ कर सकती है। ऑर्डर 9 रूल 6 बात करता है प्रोसीजर वेयर ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स। ऑर्डर 9 रूल 6 एंड ऑर्डर 9 रूल 8 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑर्डर 9 रूल 6 बात करता है कि जहाँ प्लेंटिफ अपीयर होता है वहाँ प्रोसीजर क्या होगा, और ऑर्डर 9 रूल 8 बात करता है कि जहाँ डिफेंडेंट अपीयर होता है लेकिन प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता वहाँ क्या प्रोसीजर होगा। तो ऑर्डर 9 रूल 6 जहाँ केवल प्लेंटिफ अपीयर होता है, डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है। तो इसमें 3 कंडीशंस हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों कंडीशंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशंस हम देखेंगे, अब मान लीजिए जो समन्स थे, जो डिफेंडेंट को समन जो भेजे गए थे वो ड्यूली सर्व हो चुके थे। पहली कंडीशन तो ये है कि समन ड्यूली सर्व हो गए थे, तो अब उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी, यानी कि एक पक्षीय आदेश कर सकेगी, यानी कि केवल प्लेंटिफ को सुन के ही आदेश कर देगी उसमें डिफेंडेंट को, क्योंकि डिफेंडेंट पर जब समन्स पूरी तरह से सर्व हो गए थे वो तब भी नहीं आए, तो उस कंडीशन में एक्स पार्टी ऑर्डर कोर्ट कर सकेगी। ऑर्डर 9 रूल 6 में ही बी क्लॉज जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बात करता है व्हेन समन्स नॉट ड्यूली सर्व्ड, यानी कि जो प्लेंटिफ अपीयर तो हुआ है लेकिन जो समन्स थे वो डिफेंडेंट पर सर्व्ड ही नहीं हुए थे। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट शैल डायरेक्ट अ सेकंड समन्स टू बी इशूड एंड सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट, यानी कि जो कोर्ट है वो सेकंड समन इशू करेगी, दूसरे समन निकालेगी एंड सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। ठीक है, इसमें सी पॉइंट है, वो कहता है कि व्हेन समन सर्व्ड बट नॉट इन ड्यू टाइम, मतलब समन सर्व तो हुए थे डिफेंडेंट पर, लेकिन वो ड्यू टाइम में, जो कि टाइम जिस टाइम में होने चाहिए थे, जिस ड्यूरेशन में होने चाहिए थे, उस ड्यूरेशन में समन सर्व नहीं हुए थे, सफिशिएंट टाइम में नहीं हुए थे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो बट नॉट इन सफिशिएंट टाइम टू इनेबल हिम टू अपीयर, ताकि वो अपीयर हो सके, इतने सफिशिएंट टाइम में नहीं हुए थे, एंड आंसर ऑन द डे फिक्स्ड इन द समन्स, तो उस कंडीशन में कोर्ट पोस्टपोन कर देगी हियरिंग को, यानी कि हियरिंग को एडजॉर्न कर देगी, स्थगित कर देगी किसी फ्यूचर डे के लिए जो कि कोर्ट फिक्स करेगी, तो वो फ्यूचर डे के लिए उसको पोस्टपोन कर देगी, और इसका उस दिन का जिस डे के लिए कोर्ट फिक्स करेगी आगे की प्रोसीडिंग्स, तो उस बात का नोटिस भी दिया जाएगा डिफेंडेंट को ताकि वो आए, अपीयर हो। ऑर्डर इसका 6 का जो 2 क्लॉज है दैट इज़ वो भी इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि व्हेन इट इज़ ओइंग टू द प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट दैट द समन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड और वाज नॉट सर्व्ड इन सफिशिएंट टाइम, यानी कि अगर मान लीजिए प्लेंटिफ की फॉल्ट थी कि समन जो थे वो सर्व नहीं हुए थे ड्यूली, और या जो सर्व तो हुए थे वो, लेकिन वो सफिशिएंट टाइम में सर्व नहीं हुए थे, तो उस कंडीशन में कोर्ट ऑर्डर करेगी प्लेंटिफ को टू पे द कॉस्ट ऑकेजन्ड बाय द पोस्टपोनमेंट,
यानी कि उसको कॉस्ट भी डाल सकती है प्लेंटिफ पर, क्योंकि प्लेंटिफ का फॉल्ट था कि समन्स ड्यूली सर्व नहीं हुए थे या फिर वो सफिशिएंट टाइम में सर्व नहीं हुए थे। आगे बात करते हैं ऑर्डर 9 रूल 7 की। ऑर्डर 9 रूल 7 बात करता है प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन डे ऑफ एडजॉर्न्ड हियरिंग एंड असाइंस गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस, यानी कि जहां डिफेंडेंट अपीयर होता है एडजॉर्न्ड हियरिंग, यानी कि जो ऑर्डर 9 रूल 6 में मान लीजिए अगर हियरिंग एडजॉर्न्ड कर दी गई है तो उस डेट को मान लीजिए डिफेंडेंट अब अपीयर होता है, उसके बाद में एंड असाइंस गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस, और वो एक कॉज शो करता है कि मैं इस रीज़न से या सच एंड सच रीज़न से मैं पहले अपीयर नहीं हुआ था। वो कोर्ट में कहता है आगे कि मेरा ये सफिशिएंट कुछ रीज़न थे मेरे जिस वजह से मैं पहले अपीयर नहीं हुआ था, और वो फिर बाद में एडजॉर्न्ड जिस डेट को एडजॉर्न कर दी गई थी हियरिंग, उस डेट को वो आ जाता है बाद में। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, तो कोर्ट कुछ टर्म्स पर उसको सुन सकेगी। जिस दिन वो अपीयर हुआ है उस दिन कोर्ट उसको सुन सकती है। ऑर्डर 9 रूल 8 बात करता है प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स, यानी कि जहां प्लेंटिफ जिसने कि सूट फाइल किया है वो खुद ही अपीयर नहीं होता और डिफेंडेंट अपीयर होता है। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, तो जहां डिफेंडेंट अपीयर होता है बट प्लेंटिफ अपीयर ही नहीं होता, तो अब उस कंडीशन में कोर्ट सूट को डिसमिस कर देगी। लेकिन इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर जो जिसने सूट फाइल किया है प्लेंटिफ वो खुद ही अपीयर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में कोर्ट उस सूट को डिसमिस कर देगी। लेकिन ऑर्डर 9 रूल 6 की बात करें तो वहाँ पर केवल प्लेंटिफ अपीयर हो रहा था, डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो रहा था, तो उस कंडीशन में कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर भी कर सकती है। तो ऑर्डर 9 रूल 9 आगे बात करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये याद दिलाता है ऑर्डर 9 रूल 9, डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाई डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट, यानी कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अगर प्लेंटिफ के अगेंस्ट कोई डिक्री पारित कर दी है कोर्ट ने, तो वो फ्रेश सूट को बार करती है, फ्रेश सूट लाने से मना करती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ऑर्डर 9 रूल 8 में प्लेंटिफ क्योंकि अपीयर ही नहीं हुआ था, तो उस कंडीशन में कोर्ट ने जो सूट था वो डिसमिस कर दिया था, क्योंकि जिसने सूट फाइल किया है वो खुद ही अपीयर नहीं हो रहा है, तो सूट डिसमिस हो गया। अब जब सूट इस रीज़न की वजह से डिसमिस हो गया है, तो अब सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके प्लेंटिफ नया सूट या फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकेगा, वो बार कर देती है फ्रेश सूट को। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये रेस जुडिकेटा से भी सिमिलर है, कि जहाँ पर बात करते हैं कि सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके जब सूट फाइल नहीं होता है वो भी बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये उसको भी याद दिलाता है। बट ही मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट दी डिसमिसल असाइड, यानी कि जो भी डिसमिस, अब क्या है, अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो फ्रेश सूट तो फाइल नहीं कर सकेगा। प्लेंटिफ यहाँ पे फ्रेश सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके वो कहे कि मैं तो नया सूट लाऊंगा इसी कॉज ऑफ एक्शन को लेके, तो वो फाइल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो जो डिसमिस की है कोर्ट ने, उसका जो सूट डिसमिस किया है कोर्ट ने क्योंकि वो अपीयर नहीं हुआ था, तो ऐसे डिसमिसल के ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि सफिशिएंट रीज़न था प्लेंटिफ का, उसके नॉन अपीयरेंस का सफिशिएंट रीज़न था कोई ना कोई, इस वजह से वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाया, तो तब ऐसी कंडीशन में कोर्ट उस डिसमिसल को सेट असाइड कर सकेगी और आगे कोई डे फिक्स कर देगी, वहाँ से प्रोसीडिंग चलती रहेंगी। कोई ऐसा डे आगे फ्यूचर डे कोई फिक्स कर देगी कोर्ट। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ऑर्डर 9 रूल 10 वो बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स। और फॉर एग्जाम्पल जो ऑर्डर 1 रूल 8 बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट की, जहाँ पे किसी मतलब एक सूट में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि कई लोग मान लीजिए मिलजुल के 10 लोग 15 लोग 20 लोग या फिर इससे भी ज़्यादा लोग मिलजुल के किसी एक बात को लेके सूट फाइल करते हैं, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो अब मान लीजिए बहुत सारे प्लेंटिफ्स हैं, अब उसमें से एक या फिर कुछ और 1 2 3 या फिर कुछ और लोग जो होते हैं वो अपीयर नहीं होते हैं कोर्ट में। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए एक हो गया या 2-3 लोग हो गए लेकिन बाकी अपीयर नहीं हुए, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, द कोर्ट में एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अपीयरिंग परमिट द सूट टू प्रोसीड इन द सेम वे। तो कोर्ट ऐसी कंडीशन में
प्रोसीड करने को परमिट कर देगी कि आगे सूट चलता रहेगा। अगर मान लीजिए कोई एक भी अपीयर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मान लीजिए 2 अपीयर होते हैं, अगर एक भी अपीयर होता है तो कोर्ट उस प्रोसीजर को आगे प्रोसीड करने के लिए अलाउ कर सकती है। ऑर्डर 9 रूल 11 बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स, यानी कि वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन। अब ऐसे ही मान लीजिए ऑर्डर 9 रूल 10 बात करता है प्लेंटिफ की, तो ऑर्डर 9 रूल 11 बात करता है डिफेंडेंट की। अब मान लीजिए बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं उस सूट में, 1 2 3 4 10 15 बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं। अब उसमें से एक तो अपीयर होता है या 2 लोग अपीयर होते हैं, बाकी अपीयर नहीं होते हैं, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा? तो अब उस कंडीशन में भी कोर्ट उस सूट को आगे प्रोसीड कर सकती है, आगे प्रोसीड करने के लिए अलाउ कर सकती है, वो आगे प्रोसीडिंग्स उसकी चलती रहेंगी। आगे ये बात करता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अटेंडेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज शोन ऑफ पार्टी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन, यानी कि अगर मान लीजिए कोई प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, या तो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, वो ना तो सफिशिएंट कॉज शो करते हैं कोर्ट में, उनकी नॉन अपीयरेंस का ना तो वो सफिशिएंट कॉज शो करते हैं कि हम क्यों नहीं आ पाए थे, अपीयर हो पाए थे। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा? तो अब उस कंडीशन में ही शैल बी सब्जेक्ट टू ऑल प्रोविजंस ऑफ द फोरगोइंग रूल्स एप्लीकेबल टू प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। तो जो भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के लिए इस रिगार्डिंग जो भी रूल्स होंगे, जो भी प्रोविजंस होंगे, वो उसके अधीन रहते हुए वहाँ पर उसका प्रोसेस चलेगा। ऑर्डर 9 रूल 13 दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्री एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मीन्स में भी ये कई बार आता है। तो ऑर्डर 9 रूल 13 बात करता है सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो एक्स पार्टी डिक्री जब पारित कर दी थी, कोर्ट ने पास कर दी थी, तो अब क्या करें? तो इन एनी केस इन विच अ डिक्री इज पास्ड, यानी कि अगर मान लीजिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट जब एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है, जहां मान लीजिए जो प्लेंटिफ अपीयर होता है और डिफेंडेंट अपीयर ही नहीं होता ऑर्डर 9 रूल 6 में, तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पर कोर्ट एक्स पार्टी डिक्री पारित कर सकती है। तो मान लीजिए एक्स पार्टी डिक्री जब पास हो गई है अगेंस्ट डिफेंडेंट, तो वहाँ पर वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है, और कोर्ट को अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि जो समन्स थे वो ड्यूली सर्व हुए ही नहीं थे, या मान लीजिए कोई ऐसे अदर रीजंस थे, वो कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है, तो वहाँ पर कोर्ट ऐसी डिक्री को जो कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास की गई थी, ऐसी डिक्री को सेट असाइड कर देगी। इसके साथ ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, ऑर्डर 9 रूल 13 में जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने का लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी 30 डेज, दैट विल बी 30 डेज। तो गाइज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने की बात यह है कि जो सेटिंग असाइड डिक्री है उसका लिमिटेशन पीरियड 30 दिन हो गए, यानी कि एक पक्ष डिक्री को, एक्स पार्टी ऑर्डर को या एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने के लिए हमें एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, लेकिन वो विद इन 30 डेज ही करनी होगी। इसमें आगे ये बात करता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसी, मान लीजिए अगर कोर्ट को लगता है कि जो डिफेंडेंट है उसको नोटिस था हियरिंग का पूरा नोटिस था, डिफेंडेंट को पता था कि उस दिन हियरिंग होनी है, उस दिन अपीयर होना है, सफिशिएंट टाइम था अपीयर होने के लिए, प्लेंटिफ का रिप्लाई करने के लिए प्लेंटिफ के क्लेम का, तो अब उस कंडीशन में कोर्ट ऐसी डिक्री को सेट असाइड, एक्स पार्टी ऑर्डर को या एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड नहीं करेगी। आगे बात करता है ऑर्डर 9 रूल 14, यानी कि नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू अपोजिट पार्टी, यानी कि कोई भी डिक्री जो होगी वो सेट असाइड नहीं होगी ऑन एनी सच एप्लीकेशन एज अफोरसेड अनलेस नोटिस देयरऑफ हैज बीन सर्व्ड ऑन द अपोजिट पार्टी, यानी कि बिना अपोजिट पार्टी को नोटिस दिए कोई भी डिक्री सेट असाइड नहीं होगी। हम जो अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस देना ज़रूरी है। तो ये था आज के लिए ऑर्डर 9, मैंने सारे के सारे रूल्स आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें क्या थी वो भी मैंने मेंशन की हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से ऑर्डर पे या फिर कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर,
बाय बाय।